हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। यूपीपीएससी जीडीसी के रेगुलर बेसिस पे टेस्ट करवा रहे हैं। जिन्होंने भी अभी तक टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है, आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको भी जैसे ही टेस्ट करवाते हैं वो आपको मिल जाएगा, उसका पीडीएफ सॉल्यूशन टाइम पे मिल जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा यूट्यूब पे टाइम लग जाता है, 1-2 दिन डिले का। तो आप रेगुलर बेसिस पे अगर ज्वाइन करते हैं तो आपको डेली रेगुलर बेसिस मिल जाएगा, जिस दिन भी करवाते हैं। डेली तो नहीं करवा रहे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। यूट्यूब पे भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे 4 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। 5वां टेस्ट आज हम डिस्कस कर रहे हैं। आपकी कोई भी क्वेरीज हैं आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, उन पे डिस्कस जरूर करेंगे। लेट्स बिगिन। अशोक का सबसे लंबा शिलालेख कौन सा है? देखिए, अशोक के जो शिलालेख हैं, टोटल कितने शिलालेख हैं अशोक के? 14। इनको बोलते हैं चतुर्दश शिलालेख। ये मेन मुख्य शिलालेख 14 हैं, चतुर्दश शिलालेख बोलते हैं इनको। अब क्वेश्चन में पूछा है सबसे लंबा शिलालेख कौन सा है। तो जो पहला शिलालेख है ये कहाँ है? सौराष्ट्र गुजरात में है ये। जूनागढ़ सुना होगा आपने, वहां पे। दूसरा जो है कालसी में है ये। और 5वें की बात करें तो 5वां कहाँ पे है? ये है पुरी डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में। पुरी डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में है ये, धौली। छठे शिलालेख की बात करते हैं तो ये कहाँ पे है? ये गंजाम डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में है, जौगढ़। कहाँ पे है? उड़ीसा में, गंजाम डिस्ट्रिक्ट में। और 7वें की बात करें, जो सबसे लंबा शिलालेख है अशोक का, और इस क्वेश्चन का आंसर भी यही है, डी। अशोक का सबसे लंबा शिलालेख 7वां शिलालेख है। ये किसके बारे में है? 7वां शिलालेख है वो धम्म के बारे में है। धम्म, आपने सुना होगा अशोक का धम्म, धम्म महमत, इसकी जानकारी देता है ये। धम्म क्या होता है, जिनको वैसे तो पता होगा सबको, लेकिन धम्म का अर्थ होता है धर्म। अशोक का धम्म, अशोक का धर्म। और इस 7वें ये है धम्म से रिलेटेड। इसमें जो लिखा गया है, जिनको नहीं पता है वो जरूर इसके बारे में पढ़ें। अशोक का जो ये 7वां शिलालेख है, इसमें बताया गया है कि प्राणियों का किसी वध नहीं करना, किसी जीव की हिंसा नहीं करना, माता पिता और बड़ों का रेस्पेक्ट करना है। ये इस तरीके से उचित व्यवहार लोगों के प्रति ये इसमें बताया गया है। यही अशोक का धर्म है, यही अशोक का धर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इंग्लिश में भी है ये, दोनों मीडियम में अवेलेबल है। कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखिए, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको, गलती नहीं करनी है एग्जाम में। कई बार जल्दी में आप कर लेते हैं। ब्राह्मण और वेद, इनमें से कौन सा मिसमैच है, इनकरेक्ट है? कौशितिक की जो है ऋग्वेद, ये सही है। जैमिनी सामवेद, ये भी सही है। गोपथ यजुर्वेद, देखिए गोपथ जो ब्राह्मण है वो यजुर्वेद का नहीं है, अथर्ववेद का ब्राह्मण है। किसका है? अथर्ववेद का ब्राह्मण है। सो सी इसका आंसर आएगा। ये इनकरेक्ट है, सही नहीं है। देखिए, ये इस तरीके का एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में रेगुलर बेसिस पे पूछा है, इसलिए इनकी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ मैं आपको रेगुलर बेसिस पे। यहाँ हर टेस्ट में एक क्वेश्चन लिया जा रहा है। जो पर्टिकुलर एक टॉपिक से क्वेश्चन आपको टेस्ट में मिले उसको देखना है। इसका मतलब है कि वो एग्जाम में कंसिस्टेंटली पहले पूछा गया है। जैसे वो एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एनर्जी कन्वर्जन का, मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल टू डीसी, ये इस तरीके का, वैसा ही है ये। बौद्ध धर्म का महायान और हीनयान में विभाजन किस संगति में हुआ? जो बौद्ध धर्म है उसका महायान और हीनयान में डिवाइड हुआ, वो किस संगति में हुआ था? ये हुआ था चतुर्थ संगति में। चतुर्थ संगति में ये बौद्ध धर्म है जो विभाजन हुआ था बौद्ध धर्म का हीनयान और महायान में।
और ये चतुर्थ संगीति जो हुई थी कहाँ पे हुई थी? ये हुई थी कश्मीर में। कश्मीर में कौन सी जगह? कुंडलवन। कश्मीर में कुंडलवन में ये चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी। और ये कब हुई थी? 72 ईस्वी में। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके जो अध्यक्ष थे वो थे वासुमित्र। वासुमित्र इसके अध्यक्ष थे। और अश्वघोष, अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। ये एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, आप इसका जरूर ध्यान रखिएगा। बौद्ध धर्म का विभाजन चतुर्थ संगति में 72वीं ईस्वी में कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था। स्टील में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है? देखिए जो स्टील होता है उसमें कार्बन कितना होता है? स्टील में जो कार्बन होता है वो होता है 0.1 to 1.5%। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। भारत का बहुउद्देशीय दूरसंचार उपग्रह इनसैट 2E कहां से छोड़ा गया था? ये बहुउद्देशीय दूरसंचार उपग्रह जो इनसैट 2E है ये छोड़ा गया था कोरू से। ये कोरू से छोड़ा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ आरएनए तथा डीएनए दोनों में पाया जाता है? देखिए जो पदार्थ आरएनए और डीएनए दोनों में पाया जाता है वो है एडेनिन। एडेनिन है वो आरएनए और डीएनए दोनों में पाया जाता है। क्वेश्चन वही कवर हो रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत की पहली बीमा कंपनी कौन सी थी? हर क्वेश्चन के पीछे आपको कोई न कोई रीजन जरूर मिलेगा, ऐसे ही क्वेश्चन नहीं बनाए हैं। बीमा कंपनी का क्वेश्चन इसलिए बनाया है कि अभी जल्दी ही हो सकता है, इसी मंथ या नेक्स्ट मंथ, अभी तो इलेक्शन का टाइम है, अदरवाइज नेक्स्ट मंथ तक LIC का नया IPO लेके आ रही है गवर्नमेंट है जो, इसीलिए ये बीमा कंपनी का क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। किसी भी तरीके से पूछा जाए लेकिन एक बीमा कंपनी से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, चाहे वो करंट का है या पुराना है। बाकी कवर आने वाले टेस्ट में सभी में कर लेंगे सारे जो भी पॉइंट्स हैं, जो भी टॉपिक। भारत की जो पहली बीमा कंपनी थी वो थी ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ये पहली बीमा कंपनी थी। इसकी बताऊं मैं आपको तो ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ये कब एस्टेब्लिश हुई है? 1818 में एस्टेब्लिश हुई थी ये, और बाद में ये फेल भी हो गई थी 1834 में। ये भारत की पहली जीवन बीमा कंपनी थी। बासिल सेकंड के 3 स्तंभ कौन से हैं? बासिल सेकंड है उसके जो 3 स्तंभ हैं ये थे, एक तो न्यूनतम पूंजी की आवश्यकता, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, पर्यवेक्षी समीक्षा या सुपरवाइजरी रिव्यू, मार्केट डिसिप्लिन। ये बासिल सेकंड के 3 मेन पिलर्स बोले जाते हैं। आप इसके बारे में और थोड़ा पढ़ना, इसका करेक्ट आंसर आएगा ए। इकोनॉमी का क्वेश्चन है। राष्ट्रीय आवास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? राष्ट्रीय जो ये नेशनल हाउसिंग बैंक है, इस हाउसिंग बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? देखिए ये जो राष्ट्रीय आवास बैंक है ये होम लोन, जो हाउस लोन है, होम लोन है, होम लोन देने वाली भारत की सबसे बड़ी बैंक है NHB। NHB ये होम लोन देने वाली सबसे बड़ी बैंक है और इसका जो हेड क्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। किस वर्ष IDBI को पुनर्गठित किया गया था और भारतीय रिजर्व बैंक के नियंत्रण से
अलग किया गया था। पहले आईडीबीआई है वो आरबीआई के अंडर में आता था, बाद में इसको अलग से पुनर्गठन किया, इसका रीऑर्गेनाइज किया इसको। तो कब किया है ये? देखिए इसकी जो आईडीबीआई है इसकी स्थापना हुई थी जुलाई 1964 में। 1 जुलाई 1964 को इसकी स्थापना हुई थी आईडीबीआई की। आईडीबीआई क्या है? भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये ध्यान रखना आपको, फुल फॉर्म है ये इसकी। और इसकी स्थापना 1964 में हुई थी और ये 1976 में आरबीआई के नियंत्रण से ये मुक्त कर दिया था इसको। बी इसका करेक्ट आंसर आएगा। विटामिन बी1 की कमी से कौन सी बीमारी होती है? विटामिन का क्वेश्चन एग्जाम में आता है आपके, एसिड विटामिन, विटामिन से डिजीज, ये इस तरीके के क्वेश्चन मैचिंग में या डायरेक्टली पूछे जाते हैं एमसीक्यू में। विटामिन बी1 की कमी से जो बीमारी होती है वो है बेरी बेरी। बेरी बेरी ये विटामिन बी1 की कमी से होती है। बेरी बेरी क्या है आपको, ये जो कुपोषण जनित रोग हैं, कुपोषण, वो बेरी बेरी से होते हैं। तो विटामिन बी1 की कमी से क्या होता है? कुपोषण जनित रोग होते हैं, वो उसको बेरी बेरी बोलते हैं। नीचे गैसों और उनके मुख्य घटकों को दिया गया है, निम्नलिखित के बीच गलत जोड़ी का चयन कीजिए। इनमें से इनकरेक्ट मैच कौन सा है, मिसमैच कौन सा है, गलत कौन सा है, वो आइडेंटिफाई करना है। प्राकृतिक गैस मीथेन इसका मुख्य घटक है, ये सही है। जो एलपीजी है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, इसके जो मुख्य घटक है ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन है, ये सही है। कंप्रेस जो नेचुरल गैस है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, इसका मीथेन है, ये सही है। इसमें गलत कौन सा है? ये वाला इनकरेक्ट है, प्रोड्यूसर गैस और ये कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, ये इनकरेक्ट है। डी आंसर आएगा इसका। कमलांग टाइगर रिजर्व जो हाल में सुर्खियों में है, वो किस स्टेट में स्थित है? ये जो कमलांग टाइगर रिजर्व है, ये अभी हाल ही में चर्चा में है। ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि यहाँ पे एक अभी क्रिटिकली एंडेंजर्ड, देखिए आईयूसीएन की जो रेड डेटा लिस्ट है उसमें क्रिटिकली एंडेंजर्ड जो कैटेगरी है उसमें है वाइट बेलियर्ड हेरॉन। वाइट बेलियर्ड हेरॉन ये एक पक्षी है, उसकी प्रजाति है। ये पूरे वर्ल्ड में सिर्फ अराउंड 200 के आसपास ये 200-250 ही बचे हैं। ये देखा गया है अभी अरुणाचल प्रदेश के लोहित डिस्ट्रिक्ट में। जो लोहित डिस्ट्रिक्ट है अरुणाचल प्रदेश के, वहाँ पे देखे गए हैं। और ये कमलांग टाइगर रिजर्व क्या है, ये अरुणाचल प्रदेश में है और ये 52वां टाइगर रिजर्व है लेटेस्ट। सो ये अभी चर्चा में है, ये ध्यान रखना आपको। हाल ही में चर्चा में रहा सोलोमन द्वीप कहाँ स्थित है? सोलोमन द्वीप वैसे तो पता होगा आपको लगभग सभी को, लेकिन ये चर्चा में इसीलिए है क्योंकि यूएसए ने, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने घोषणा की है कि वो यहाँ पे उसका एक दूतावास खोलेगा सोलोमन आइलैंड में, इसलिए ये चर्चा में है। और ये सब क्यों करेगा वो? क्योंकि जो साउथ पैसिफिक रीजन है,
दक्षिण प्रशांत का रीजन है, वहाँ पे क्या है, चाइना ने चाइना का बहुत ज़्यादा प्रभाव बढ़ रहा है वहाँ पे, इसीलिए अमेरिका ऐसा कर रहा है। सो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? सोलोमन आइलैंड कहाँ पे है? ये है प्रशांत महासागर में। सोलोमन जो आइलैंड है ये पापुआ न्यू गिनी के ईस्ट में है, मेलानेशिया में है। एक्चुअल में एक राष्ट्र है, मेलानेशिया में स्थित है ये। इसको गूगल करके जरूर पढ़िएगा, इसके आसपास की क्या लोकेशन है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पैसिफिक ओशियन में है। हाल ही में फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमियर को किस देश के राष्ट्रपति के तौर पर चुना गया? एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, कोई किसी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट नया बनता है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सो अभी ये जो बने हैं, किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? फ्रैंक वॉल्टर। फ्रैंक वॉल्टर ये दूसरी बार जर्मनी के राष्ट्रपति बने हैं। ये दूसरी बार जर्मनी के राष्ट्रपति बने हैं। हाल ही में EOS 4 सुर्खियों में है, ये क्या है? देखिए ये सुर्खियों में है अभी क्योंकि रिसेंटली जो PSLV है C-52 उसके जरिए है जो यहाँ पे एक राडार इमेजिंग उपग्रह बनाया है। ये एक्चुअली एक राडार इमेजिंग उपग्रह है और ये चर्चा में इसलिए भी है क्योंकि इसका इसरो का 2022 का जो पहला मिशन है वो यही है EOS 4। EOS 4 एक राडार इमेजिंग उपग्रह है और इसको PSLV C-52 के जरिए जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है वहां से प्रक्षेपित किया गया है। 2022 का ये पहला मिशन है, राडार इमेजिंग उपग्रह है। सी इसका करेक्ट आंसर आएगा। ये क्या काम करेगा? इससे जो एग्रीकल्चर फॉरेस्ट जो प्लांटेशन है या सोयल में क्या नमी है, वाटर की क्या अवेलेबिलिटी है या फिर कोई फ्लड एरियाज हैं, उनके ये मैप तैयार करेगा। रिपोर्ट इट नॉट शेयर इट एक नई पहल है। ये एक नई पहल है जो उपभोगकर्ताओं को अपने मंच पर बाल दुर्व्यवहार सामग्री की रिपोर्ट करने और साझा न करने के लिए प्रोत्साहित करती है। ये किस संगठन द्वारा शुरू किया गया है? रिपोर्ट इट नॉट शेयर इट। उसके लिए कहा है कि आप इसको रिपोर्ट कीजिए, शेयर मत कीजिए। देखिए इसको शुरू में है जो इंडिया इनिशिएटिव साइबर पीस फाउंडेशन, उसके सहयोग से शुरू किया था। किसके सहयोग से? इंडिया इनिशिएटिव साइबर पीस फाउंडेशन। लेकिन इसको जो बाद में बड़े लेवल पे जो शुरू किया है, ये अभी आरंभ किया है इसको फेसबुक ने। फेसबुक ने जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसमें जो बच्चे हैं उनको सुरक्षित रखने के उद्देश्य से ये किया है कि वो अपने मंच पे जो बाल दुर्व्यवहार सामग्री है या जो बच्चों के लिए हेटफुल है, बच्चों के लिए सही नहीं है, उसको एनकरेज नहीं करे और उसको रिपोर्ट करे, उसको शेयर नहीं करे। सो ये फेसबुक ने शुरू किया है, ये ध्यान रखना है आपको। किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, इवन आपके स्टेट PSC एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। रिपोर्ट इट नॉट शेयर इट, ये फेसबुक ने शुरू किया है। बच्चों को जो बच्चों के काम का नहीं है उसको शेयर नहीं करें। अकबर के किस दरबारी विद्वान ने अथर्व का पारसी अनुवाद किया?
और देखिए ये क्वेश्चन इसलिए जोर शोर तरीके से आया है, ये क्योंकि अभी रिसेंटली एक बेकार खबर है लेकिन फिर मैं बता दूं, एक ही घर में से 6 बच्चे हैं, वो सगे थे, उन्होंने कुछ घर में ही ऐसा उन्होंने किया है, उसके बाद से ये चर्चा में रहा है कि ये फेसबुक ने और इसको आगे बढ़ाया है। आप इस खबर को पढ़ना जरूर। अकबर के किस दरबारी विद्वान ने अथर्व का पारसी अनुवाद किया? अकबर के किस दरबारी विद्वान ने अथर्व का पारसी अनुवाद किया है? देखिए ये जो अथर्ववेद है ये है संस्कृत में था, इसका पारसी में अनुवाद किया है, ये किया था हाजी इब्राहिम सरहिंदी ने। एक चीज और जो मैं बताना चाहूंगा आपको, देखिए आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए। एक चीज जो बताना चाह रहा था, आप एंशियंट जो टाइम का हिस्ट्री है उसको पढ़ते हैं तो आपको वहाँ से आर्ट एंड कल्चर पढ़ना है। जो मिडाइवल टाइम का है उससे पढ़ते हैं तो लिटरेचर पढ़ना है। ऑथर्स डायरेक्टली बताऊं तो किस बुक को किसने लिखा, और मॉडर्न टाइम की जो हिस्ट्री है उसमें से आपको नेशनल मूवमेंट्स पढ़ने हैं। पुरानी हिस्ट्री है उसमें से आपको ये पढ़ना है, और मिडाइवल में से ऑथर वगैरह, मॉडर्न में से नेशनल मूवमेंट वगैरह पढ़ने हैं। ये थोड़ा सा इस तरीके से पढ़ेंगे, नहीं तो आप कंटिन्यू पढ़ते जाएंगे, कोई काम का नहीं है, पूरा साल निकल जाता है। एक स्ट्रेटेजी से पढ़िए। नीचे दी गई घटनाओं का अवलोकन कीजिए। इनको सही बताना है, घटनाक्रम में सही क्रम में व्यवस्थित करना है इनको। देखिए मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई है? मुस्लिम लीग की स्थापना हुई है 1906 में ढाका में। जलियांवाला बाग जो हत्याकांड है ये कब हुआ था? ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। जो खिलाफत आंदोलन है ये कब शुरू हुआ था? ये 1919 से और 24 के बीच में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ है? सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आपने सुना होगा। सो इनका जो सही ऑर्डर होगा वो यही होगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, देन फोर्थ। ए इसका करेक्ट आंसर आए। इनको याद जरूर रखिएगा आप हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री में स्पेशली ये ऑर्डर आपको ध्यान होने चाहिए, कब कौन सा क्या हुआ है। ईयर वाइज, डेट तो जरूरी नहीं है, ईयर वाइज पता होना चाहिए। ब्रदर्स ऑफ इंडिया ये नामक समूह की स्थापना किसने की थी? देखिए ब्रदर्स ऑफ इंडिया ये एक जो ग्रुप बनाया था, ये बनाया था एनी बिसेंट ने। एनी बेसेंट ने बनाया था ये। एनी बिसेंट है, ये लंदन में इनका जन्म हुआ है, और ये भारत में आके इन्होंने ये राजनीति में सक्रिय रूप से काम किया था, और इन्होंने ही ये ब्रदर्स ऑफ इंडिया समूह की स्थापना की थी। निम्नलिखित में अंतरराज्यीय परिषद को कौन स्थापित कर सकता है? जो इंटर स्टेट काउंसिल है उसको कौन एस्टेब्लिश कर सकता है? देखिए जो इंटर स्टेट काउंसिल है, अंतरराज्यीय परिषद, उसको स्थापित करते हैं प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। अंतरराज्यीय परिषद क्या है? ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल संस्था है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ये क्रिएट करते हैं प्रेसिडेंट अंडर द आर्टिकल 263 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के 263वें आर्टिकल में ये है, और राष्ट्रपति को अधिकार है वो ऐसा करते हैं। इनमें से कौन सा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 का परिणाम था?
देखिए ये काफ़ी फेमस केस रहा है, केशवानंद भारती बनाम स्टेट ऑफ केरला 1973। एक तो ये ईयर ध्यान रखना आपको, ये 1973, कई बार किसी किसी एग्जाम में ईयर पूछ लिया जाता, लेकिन इस जो ये वर्डिक्ट था सुप्रीम कोर्ट ने जो ये सुनाया फैसला, उसका परिणाम क्या था, ये था उसका परिणाम कि जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड सब्जेक्ट टू अमेंडमेंट इन द पार्लियामेंट। प्रस्तावना संविधान का अंग है और इसको संसद में पार्लियामेंट में अमेंड का विषय है। ए इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? इनमें से क्या है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के ज्यूरिडिक्शन में नहीं है? देखिए जो भूमि राजस्व है, लैंड रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में नहीं आता है, ये स्टेट का मैटर है, स्टेट के अंडर में आता है। अदरवाइज बाकी तीनों हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं। इनमें से कौन सा मिलान सही नहीं है? सही नहीं है। भैतरकणिका जो राष्ट्रीय उद्यान है, ये भैतरकणिका नेशनल पार्क, ये उड़ीसा में है, ये सही है। गूगामल राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में नहीं है। मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान केरला में है, ये सही है। ये जो गूगामल राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पे है? इट इज़ इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में है ये, ना कि राजस्थान में। ये चर्चा में है इसलिए क्वेश्चन आया है, पॉलिटिकली है, एनवायरनमेंट से भी रिलेटेड है। निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। मेथेन किस गैस का मुख्य यौगिक है? इनमें से मेथेन किस गैस का मुख्य यौगिक है? मेथेन मेन कंपाउंड कौन सी गैस का है? ये जो ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से देखिए, जो मेथेन है ये एलपीजी, सीएनजी और शाले गैस, जो शैल गैस, शाले गैस है, इनसे ये तीनों का एक मेन कंपाउंड है, यौगिक है, प्रमुख यौगिक। ये तीनों का ही है। करेक्ट आंसर क्या होगा? डी आएगा इसका करेक्ट आंसर। मेथेन इन तीनों का ही मेन कंपाउंड है। अब देखिए एलपीजी, सीएनजी का तो आपको पता होगा। मेथेन ये जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एक कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इनका तो पढ़ा होगा। जिनको साले गैस का नहीं पता है मैं बता देता हूँ। पहले तो ये यौगिक क्या होता है वो बता देता हूँ आपको। एक कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड एक ऐसा पदार्थ होता है जो दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बनता है, उसको कंपाउंड कहते हैं, यौगिक कहते हैं। दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बनता है, उसको यौगिक कहते हैं। वैसे तो सबने पढ़ा होगा H2O, वाटर। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक नया पदार्थ बना, इसी को यौगिक कहते हैं। ये थोड़ा सा एग्जाम्पल बता दिया। अब बात करते हैं शैल गैस की। तो ये जो शैल गैस है, ये शैल गैस है, ये थोड़ा टाइपिंग में हो गया, ये है शैल गैस। शैल गैस कहाँ पाई जाती है? शैल गैस जो अवसादी चट्टानें हैं, अवसादी चट्टानों के मध्य पाई जाती है। भारत में अवसादी चट्टानें कहाँ है? भारत में है अवसादी चट्टानें नॉर्थ ईस्ट में, और जो गोंडवाना है वहाँ पे। ये जो गोंडवाना चट्टानें हैं उनमें भी शैल गैस पाई जाती है, और भारत में जो नॉर्थ ईस्ट है उसमें पाई जाती है। ये मेनली है जो शैल गैस एक्चुअली क्या होती है, ये जो बालू, चूना, पत्थर जैसी चट्टानों से पैदा होती है। ये इसके जो बेसिन है शैल गैस के, ये आप देखेंगे कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, ये बेसिन है, ये शैल गैस के है। और शैल गैस में क्या होती है?
मेथेन होती है। उम्मीद है अब आप क्लियर हो गया होगा। यौगिक शेल गैस, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? इनमें से कौन सा सही मैच नहीं कर रहा है? देखिए ये फेस्टिवल्स हैं और सामने स्टेट हैं। त्यागराज महोत्सव, त्यागराज महोत्सव आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में मनाया जाता है, ये सही है। महामस्तकाभिषेक, महामस्तकाभिषेक कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, ये सही नहीं है। पूरम केरला, ये काफ़ी फेमस फेस्टिवल है। ये तीज राजस्थान और मध्य प्रदेश का काफ़ी फेमस फेस्टिवल है। देखिए जो महामस्तकाभिषेक है ये कर्नाटक का है, ना कि आंध्रा का। महामस्तकाभिषेक क्या है? बाहुबली, ये मूवी देखी होगी आपने, उसमें जो है वो उन्हीं के लिए है, वो मेरे ध्यान में नहीं आ रहा कौन से देवता है। अदरवाइज ये 12 साल में एक बार मनाया जाता है, 12 वर्ष में एक बार आता है ये त्यौहार। महामस्तकाभिषेक कर्नाटक का फेमस त्यौहार है, थोड़ा और आप पढ़ लीजिएगा इसको। पूरम है, पूरम क्या है? इट इज़ ए फेस्टिवल, ये एसोसिएटेड विथ हिंदू टेम्पल्स, ये केरला का है, काफ़ी फेमस है। सो बी इनकरेक्ट है। निम्नलिखित में से किसे चमकीला घुमक्कड़ तारा कहा जाता है? एक क्वेश्चन अक्सर ये भी पूछा जाता है, बोर का तारा, हस्त तारा, चमकीला तारा, ये इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए जो चमकीला घुमक्कड़ तारा है वो बृहस्पति को बोला जाता है। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। बृहस्पति क्या है? बृहस्पति सौरमंडल का 5वां ग्रह है, सूर्य से इसकी डिस्टेंस के अकॉर्डिंग। आकार में सबसे बड़ा है बृहस्पति, इसमें हाइड्रोजन और हीलियम काफ़ी मात्रा में उपलब्ध है, और ये चंद्रमा और शुक्र के बाद सौरमंडल का तीसरा सबसे चमकीला पिंड भी है, इसलिए इसको चमकीला घुमक्कड़ बोलते हैं, ब्राइट वॉन्डरिंग स्टार। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस कारण होती है? भारत में जो सर्वाधिक वर्षा होती है वो उत्तर पूर्वी मानसून की वजह से होती है, नॉर्थ ईस्ट मानसून की वजह से होती है, ये इसका करेक्ट आंसर है। उम्मीद है ये आपको ठीक लग रहे होंगे। टेस्ट है जो आप अपने कमेंट में ज़रूर बताइए। आपने अभी तक टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके ज्वाइन कीजिए। निम्नलिखित में से किन उत्तर पूर्वी राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है? देखिए कर्क रेखा जो भारत में से गुजरती है वो गुजरती है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, यहाँ से गुजरती है। तो जो नॉर्थ ईस्टर्न राज्य हैं त्रिपुरा और मिजोरम, बी इसका करेक्ट आंसर आएगा। 23.5 डिग्री नॉर्थ। एक फोटो सेल में प्रकाश ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है। जो फोटो सेल है उसमें जो प्रकाश ऊर्जा है उसको किस में परिवर्तित किया जाता है? वोल्टिक सेल होता है, उसमें जो प्रकाश ऊर्जा होती है उसको परिवर्तित किया जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद है आप सब अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। और कोई आपकी क्वेरीज हैं तो ज़रूर बताइएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू वेरी मच।